एक्सिस फंड हाउस इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंड हाउसेज में से एक है और उसके ज्यादातर फंड्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उसमें भी स्पेशली एक्सिस स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। तो आज के वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये फंड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमें इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी और फंड की तरफ रुख करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धवल है और मेरी चैनल DIY फाइनेंस में आपका स्वागत है। इस फंड का मैंने नवंबर 2022 में भी रिव्यू किया था। इसकी लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बेसिक डिटेल्स जैसे AUM से। AUM माने टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि यहाँ है करीब 12,200 करोड़, जो एक स्मॉल कैप फंड के लिए ठीक ही है। तो अब देखते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो है 0.53%, जो अपने कैटेगरी के फंड्स के मुकाबले थोड़ी कम है। बेंचमार्क इंडेक्स यानी जिस रेफरेंस के साथ स्कीम को कंपेयर किया जाता है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। तो अब सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं। ग्राफ को देखने से पता चलता है कि फंड का इन्वेस्टमेंट केमिकल सेक्टर में सबसे ज्यादा 13% के करीब है, जबकि फाइनेंशियल और हेल्थ केयर सेक्टर में करीब 11% है। कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में करीब 7% है। और बेंचमार्क के कंपैरिजन में इस फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन काफी अलग है। तो अब देखते हैं टॉप होल्डिंग्स और पोर्टफोलियो एलोकेशन। नारायण रुदुलाया और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हेल्थ केयर सेक्टर के मेन स्टॉक्स है, जबकि गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स और फाइन ऑर्गेनिक्स केमिकल सेक्टर के मेन स्टॉक्स है। चोलामंडलम फाइनेंस और कैनफिन होम्स फाइनेंशियल सेक्टर्स के मेन स्टॉक्स है। पोर्टफोलियो एलोकेशन देखने पे ये स्पष्ट है कि स्मॉल कैप शेयर्स पोर्टफोलियो का लगभग 65% हिस्सा है, जबकि मिड कैप शेयर्स पोर्टफोलियो का लगभग 16% हिस्सा है और बाकी का लगभग 2% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स को है। फंड में टोटल 83 स्टॉक्स है और टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 32% है, जबकि टॉप 3 सेक्टर्स का वेटेज 34% है। 83 स्टॉक्स फंड को ठीक ठाक डाइवर्सिफाइड बनाते हैं, लेकिन अगर आप फंड के PE और PB रेशियो को देखेंगे तो फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल वैल्यू स्टॉक की तरफ इशारा करती है और काफी समय से वैल्यू स्टॉक्स वाले फंड्स काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब देखते हैं फंड मैनेजर के बारे में। मिस्टर श्रेयस देवलकर जी ने 3 महीने पहले यानी मार्च 2023 से इस फंड को मैनेज करना शुरू किया है। इससे पहले मिस्टर अनुपम तिवारी जी 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे थे। मिस्टर श्रेयस देवलकर जी ऑलरेडी एक्सिस के दूसरे फंड्स जैसे कि एक्सिस मिड कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड और एक्सिस मल्टी कैप फंड मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर श्रेयस देवलकर जी को मोर देन 15 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है और ये एक डेटा बताता है कि मिस्टर देवलकर जी का इस 15 साल के टेन्योर में 48.93% का परफॉर्मेंस रहा है, जबकि यही समय में इंडेक्स का परफॉर्मेंस 54.75% रहा है। तो चलिए अब हम ट्रेलिंग रिटर्न्स देखते हैं और इसे बेंचमार्क और कैटेगरी के साथ कंपेयर करते हैं। 5 साल और 7 साल के परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो ये अपने इंडेक्स और बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन 3 साल और उसके कम के समय के लिए इसका परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क और इंडेक्स जैसा ही है और कभी कभी तो अंडर परफॉर्म भी किया है, जो एक फंड के लिए ठीक नहीं है। अब कैलेंडर रिटर्न्स चेक करते हैं, जो बताएगा कि फंड कितना कंसिस्टेंट है अपने परफॉर्मेंस में। यहाँ 2014 से 2022 तक का डेटा अवेलेबल है और इस टेबल से पता चलता है कि 2019 को छोड़कर बाकी के 8 सालों में फंड ने अपने कैटेगरी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जबकि अपने इंडेक्स से ज्यादातर सालों में अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस डेटा को देखकर हम ये कह सकते हैं कि फंड कंसिस्टेंट है अपने परफॉर्मेंस में, लेकिन अपने कैटेगरी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। यहाँ हम 1 साल, 3 साल और 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को चेक करेंगे। 1 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखने से पता चलता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क को 74% टाइम बीट किया है, जबकि 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखने से पता चलता है कि फंड ने 94% टाइम्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है, जो काफी अच्छा है। और अगर हम 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखते हैं
तो हमें पता चलता है कि फंड ने सिर्फ अपने बेंचमार्क को 100% टाइम्स बीट नहीं किया है, लेकिन साथ में कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स भी नहीं दिए हैं। तो रोलिंग रिटर्न्स के डेटा को देखने के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि फंड का परफॉर्मेंस ठीक ही है और 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में नेगेटिव रिटर्न्स की संभावना ना के बराबर है। अब देखते हैं फंड के रिस्क पैरामीटर्स को और कंपेयर करेंगे बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी से। फर्स्ट, मीन रिटर्न यानी एवरेज रिटर्न जो यहाँ पे है 35.06 और ये अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से कम है। यहाँ ये वैल्यू जितनी ज्यादा हो इतना अच्छा है। सेकेंड, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिटर्न्स अपने मीन रिटर्न्स से कितना ऊपर या नीचे गया है। ये वैल्यू बेसिकली फंड की वॉलेटिलिटी दर्शाती है जो यहाँ पे है 13.58 और ये अपने कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से कम है। यहाँ ये वैल्यू जितनी कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। थर्ड वन, शार्पी रेशियो यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो कि है 2.28 और ये अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से ज्यादा है। यहाँ वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा है। फोर्थ वन, बीटा यानी कि कैटेगरी के कंपैरिजन में फंड कितना वॉलेटाइल है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0.63 जो कैटेगरी से कम है। यहाँ वैल्यू जितनी कम हो उतना ज्यादा अच्छा है। फिफ्थ वन, अल्फा यानी एक मेजर जो बताता है कि फंड ने अपने कैटेगरी के मुकाबले कितना ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। यहाँ पे वैल्यू है 9.6 जो कैटेगरी से तो ज्यादा है। यहाँ पे वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा है। इस डेटा को देखने से हमें पता चलता है कि फंड अपने कैटेगरी और इंडेक्स से काफी कम वॉलेटाइल है, लेकिन अपने कैटेगरी और इंडेक्स दोनों से कम रिटर्न्स देता है जो एक फंड के लिए अच्छा नहीं है। अब हम अपसाइड और डाउनसाइड कैप्चर रेशियोज देखेंगे। अपसाइड कैप्चर रेशियो ये दर्शाता है कि फंड ने अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना ज्यादा अच्छा रिटर्न्स दिया है जब इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ा था। यहाँ पे ये वैल्यू 83 है जो दर्शाती है कि फंड ने 17% कम रिटर्न दिया था अपने इंडेक्स के कंपैरिजन में। यहाँ जितनी वैल्यू ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा है और जनरली ये वैल्यू 100 के ऊपर होनी चाहिए। डाउनसाइड रेशियो ये दर्शाता है कि फंड ने अपने इंडेक्स की कंपैरिजन में कितना कम रिटर्न दिया था जब इंडेक्स नीचे की तरफ गया था। यहाँ पे ये वैल्यू 44 है जो दर्शाती है कि फंड 44% कम नीचे गया था इंडेक्स के कंपैरिजन में। यहाँ जितनी कम वैल्यू उतना ज्यादा अच्छा है। इस डेटा को देखने से पता चलता है कि फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी अच्छा है, लेकिन अपसाइड काफी खराब है और मुझे लगता है कि इस तरह के फंड्स राइजिंग मार्केट में अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। फर्स्ट, द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। फंड के रिस्क पैरामीटर्स अच्छे हैं, लेकिन फंड का परफॉर्मेंस स्पेशली लास्ट 3 सालों में काफी पुअर रहा है और जिस तरह के कैप्चर रेशियोज है मुझे नहीं लगता कि फंड्स आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड से एक अच्छा रिटर्न्स चाहते हैं तो आपको कोई अच्छे फंड में स्विच कर जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इस फंड के फंड मैनेजर 3 महीने पहले ही चेंज हुए हैं। नो डाउट देवलकर जी एक काफी अच्छे और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है, लेकिन वो स्कीम्स जो पहले से ही मैनेज कर रहे हैं वो भी कोई इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि फंड मैनेजर के चेंज होने से इस फंड के परफॉर्मेंस में कुछ ज्यादा डिफरेंस आएगा। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर से बताइए। सेकंड, नए इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं उसके लिए मैं कहूंगा कि हम स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा रिटर्न्स के लिए। ये जानते हुए भी कि स्मॉल कैप फंड्स ज्यादा रिस्की और वॉलेटाइल है, तो स्मॉल कैप फंड्स का एम होना चाहिए हाई रिटर्न्स, थोड़ा रिस्क ज्यादा लेकर भी, और ये फंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। मुझे लगता है कि नए इन्वेस्टर्स को इस फंड में ना जाकर दूसरे फंड्स जैसे कि क्वांट, निप्पॉन या कैनरा रोबेको की तरफ रुख करना चाहिए। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में एक्सिस स्मॉल कैप फंड नहीं है और आने वाले समय में उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का भी कोई विचार नहीं है। मैं फिर से 6-7 महीने के बाद इस फंड का रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपके लाइक और शेयर करने से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचती है।
मेरे पुराने वीडियोस को देखने के लिए अटैच कार्ड्स को क्लिक करें। थैंक यू।